प्रिय बच्चों नमस्कार। आपका 9वीं की हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 1 पुस्तक से मेघ आए कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कवि परिचय। आप कवि परिचय देखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्या नाम है कवि का? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका प्राग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। अचानक। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, क्वानो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर जी बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर जी की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का, खुशी का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है, उसी खुशी को दिखाया है। अब हम इस पाठ की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मेघ आए कविता, क्या नाम है हमारी कविता का? मेघ आए। इस कविता का मैं आपको पहले परिचय दे दूं कि यह जो कविता है क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता में प्रकृति का वर्णन किया गया है और मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, मानव को प्रकृति के रूप में। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी मिलता है पूरी कविता के अंदर और अधिकतर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें। वर्षा ऋतु के आने पर खेतों में फैलने वाली लहलहाट खुशी का मानवीकरण किया है। गांव में जब किसी लड़की की शादी होती है, मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ कि इस पूरी कविता के अंदर कवि क्या समझाना चाहते हैं आपको। गांव में जब किसी लड़की की शादी होती है तो बारात आती है। तब उस बारात को चौपाल में ठहराया जाता है। कुछ गांव में चौपाल के ऊपर छत पर बने कमरे में दूल्हे को बैठाया जाता है। जब बारात लड़की के घर को जाती है तो आगे आगे दूल्हा, पीछे बारात और दूल्हे के आगे लड़कियां व बाराती भी नाचते हुए चलते हैं। जिस भी गली से दूल्हा गुजरता है, सब लोग अपने घर के दरवाजे व खिड़कियों से झांक कर देखते हैं। देखने वालों में बड़े बूढ़े, बाल बच्चे, औरतें भी घूंघट की आड़ से दूल्हे व बारात को देखती हैं। उन्हें घूंघट में से दिखाई नहीं देता।
स्पष्ट दिखाई नहीं देता घूंघट के अंदर से, इसलिए घूंघट को सरका के देखती हैं तिरछी तिरछी नज़र से। कुछ बड़े बुजुर्ग परिवार के जिम्मेदार लोग लड़कियों को नाचने से मना भी कर देते हैं कि देर हो रही है यह कहकर, तो लड़कियां शर्म व डर के मारे अपने घाघरे को ऊपर उठाकर भाग लेती हैं। घाघरा इसलिए ऊपर उठाती हैं कहीं वे घाघरे में उलझकर गिर न जाएं। हंसती हुई भागती हैं। बारात जब दरवाजे पर पहुंच जाती है तो घर के मान्य गण लड़की वाले यानी जो बड़े होते हैं परिवार में, आगे बढ़कर दूल्हे के परिवार से बड़ों को गले लगाते हैं, सम्मान करते हैं, जिसे जुहार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जुहार कहते हैं, जो गले लगते हैं तब। यह गांव में एक रिवाज है। बारात का इंतज़ार होता है। जब बारात आ जाती है तो सब और सूचना फैल जाती है कि बारात आई है। पहले के समय की बात है ये, अब शायद ऐसा नहीं होता, बाल विवाह नहीं होते, कम उम्र में शादियां नहीं होती। जब रिश्ते जुड़ते हैं तो लड़के व लड़की वाले 1 साल व 2 साल पहले रिश्ते तय कर देते थे। लगभग फसल कटने पर ही उनके पास शादी के लिए रुपए होते हैं, क्योंकि पहले गांव में सब खेती व मजदूरी करते थे। आज भी शहरों की बजाय गांव में नौकरी करने वाले कम ही हैं। जब दरवाजे पर चौखट पर दूल्हा पहुंचता है, उसके स्वागत के लिए औरतों के साथ, सहेलियों के साथ दुल्हन माला व चावल लेकर आती है। ओट में होकर ताकती है और मन ही मन कहती है, रिश्ते के बाद वर्ष बाद आज पहुँचे हो। यानी मन ही मन उल्हाना देती है कि इतने दिनों तक इंतज़ार करवा के आ जाए हो। फिर दूल्हे के पैर बारात में पानी लाकर धुलवाए जाते हैं। शादी हो जाती है। दूल्हा व दुल्हन में बात होती है। इतने दिन तक देर का कारण क्या है, क्या रहा? तो मन में दुल्हन के जो गांठ थी, यानी जो शक या भ्रम था कि आएंगे या नहीं, इतने दिनों बाद क्यों आए आदि प्रश्न थे, वो उत्तर मिल गए, यानी गांठ खुल गई भ्रम की। तो दोनों के जो मिलन से, शुभ मिलन से खुशी के अश्रु बहने लगे और ब्याह शादी में सज संवर के तो आना ही होता है। अब मेघ आए कविता में कवि वर्णन करता है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हों गांव के शहर में, शहर के गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें 4 पद्यांश हैं। पहले पद्यांश की आप व्याख्या देखें। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ बादल बड़े बन ठन के, सज धज के, संवर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, आगे आगे नाचती गाती बयार हवा चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, हर गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी ही। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन बटेऊ दामाद जो आए हों गांव में शहर के। शहर से बारात आई है गांव में, कि शहर से जैसे गांव में कोई पाहुन आया हो, दामाद आया हो। इसकी आप अच्छे से व्याख्या देखें। इसमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कविता के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वर्षा के मौसम में बादल बन ठन के संवर के, यानी सज धज के आसमान से पृथ्वी यानी धरती की ओर आ गए हैं। आगे आगे नाचती और गाती हुई हवा चल रही है। बारिश के आने से पहले हवा चलती है, जिससे पता चलता है कि बारिश आने वाली है। हवा के कारण घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुलने लगी हैं। हर गली में ऐसा ही माहौल है। मेघों का आना ऐसा लगता है कि जिस प्रकार कोई शहर में रहने वाला दामाद गांव में आया हो और साथ में अन्य साथियों बारातियों को लाया हो। यहाँ बादलों का आना, बारात का आना कल्पना की गई है। बादल बाराती हैं, बारात है बादलों की, यानी बारात जो आती है बादलों के साथ उसकी मानवीकरण किया गया है। इसमें कवि ने कल्पना की है कि बादलों की मानव रूपी बारात आई है।
हवा की तरह बारात का संदेशा लेकर बच्चे आए हैं कि बारात पधार चुकी है। जब बारात व दूल्हा गली गली से गुजरते हैं तो घरों में से लोग दरवाजे व खिड़कियां खोल खोल कर झांकने लगते हैं, दूल्हे व बारात को देखना चाहते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे। आगे देखिए दूसरा पद्यांश। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाई, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। पेड़ जो मानवीकरण किया गया है गांव के लोगों से किया गया है। कुछ झुक झांकने लगे, झुकने और झांकने लगे, गर्दन उचकाई, गर्दन को उठा उठा कर। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी, धूल घाघरा उठाकर भाग रही थी, यानी लड़कियां भाग रही थी। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, बाकी तिरछी अपनी चितवन नज़र को उठाकर नदी ठिठकने लगी और घूंघट सरकने लगे। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, मेघ बड़े बनठन के संवर के आए हैं। देखिए अब ध्यान से इसकी व्याख्या। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाई। पेड़ हवा के कारण झुकने लगे और कभी ऊपर उठने लगे, कभी नीचे झुकने लगे। ऐसे लग रहे थे कि लोग अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर बारात को देख रहे हों। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, आंधी के चलने से धूल उड़ने लगी। धूल ऐसी लग रही थी कि बारात के आगे आगे नाचने वाली लड़कियां अपना घाघरा ऊपर हाथों में उठाकर भाग रही हों। घाघरे को इसलिए उठा रखा था कि कहीं वे उलझकर गिर न जाएं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। अब टेढ़ी मेढ़ी लहरें लेती हुई नदी कुछ पल के लिए ठहर सी जाती है, यानी लहरें लेना बंद करके पानी धीरे धीरे से समगति से बहने लगता है। तो ऐसा लगता है मानो बारात को देखने वाली बहुएं घूंघट को थोड़ा टेढ़ा खोलकर तिरछी नज़र से देख रही हों, ताकि हम बारात भी देख सकें और दूसरे हमारा मुंह भी न देख पाएं, क्योंकि ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ रहा है। गांव में घूंघट करने की परंपरा होती है। जो बहू घूंघट नहीं निकालती, लोग उसकी तकरार बुराई के रूप में करते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तीसरा पद्यांश देखिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लेनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार ली। पेड़ों में श्रेष्ठ व बुजुर्ग पेड़ पीपल का पेड़ माना जाता है। उसने बादलों की बारात की आगे बढ़कर जुहार की, यानी सुस्वागत किया। जैसे हमारे समाज में परिवार से मान्यगण आगवानी करते हुए बारात का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, उसी प्रकार यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बरस बाद सुधि लेनी। अब बरस बाद कहते कि बरस बाद सुधि लेनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। अब दरवाजे की आड़ लेते हुए झांक कर लता बादल को उल्हाना देने लगी कि 1 वर्ष के बाद आए हो। बरस बाद सुधि लेनी, 1 वर्ष के बाद आए हो। 1 वर्ष के बाद आकर हमारी कुशल मंगल पूछ रहे हो, क्योंकि बारिश का मौसम लौटकर दोबारा से 1 वर्ष बाद ही आता है, यानी बारी बारी 6 ऋतुएं आती हैं। दोबारा बारिश ऋतु आने में 1 वर्ष लग जाता है। जब बादल आकर वर्षा करते हैं तो बेल को पानी मिल जाता है और हरी भरी हो जाती है। इसलिए बेल बादल को उल्हाना देती है कि तुम्हारे आने पर ही मैं खुश होती हूँ। अतः ऐसा लगता है कि दुल्हन दूल्हे को उपालंब दे रही हो कि 1 वर्ष पहले मुझे पसंद करने आए थे, तब के बाद अब बारात लेकर आए हो।
यानी बरस बाद सुधी लिहनी है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, और लता है जो वो बेल है जो वो किवार की ओट में होकर इस तरह से उपालंब दे रही है दूल्हे को यानी दुल्हन। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, हरसाया खुश होकर, ताल लाया पानी परात भर के पानी लाया ताल, खुश होकर तालाब बादल के पांव धुलाने आया है। ऐसा लग रहा है कि दामाद के घर पहुंचने पर दूल्हे का साला यानी ताल परात में जल लेकर पांव धोने के लिए आया हो। ऐसा हमारे समाज में सम्मान में किया जाने की परंपरा है। मेघ सज धज कर बन ठन कर आ गए हैं। नेक्स्ट पद्यांश देखिए। अक्सी तीज अटारी गहराई दामिनी दमकी, समा करो गाँव खुल गई गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। जब बारिश होने लगी तो आकाश और पृथ्वी मिलते हुए से दिखाई देने लगे, जहाँ क्षितिज कहते हैं। वैसे भी बादल आसमान में पानी छोड़ते हैं और धरती से पानी की लड़ियाँ जाकर मिलती हैं, तो दोनों आपस में वैसे भी मिल जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई धागा या रस्सी पकड़ा देते हैं तो आपस में संपर्क या मिलन हो जाता है। जब बादल बारिश करने लगे तो बिजली कड़कने लगी। ऐसा लगा जैसे आकाश व धरती, बादल व लता, दुल्हा व दुल्हन के मन के भाव तीव्र होने लगे, प्रेम के भाव जगने लगे। जब दोनों ने एक दूसरे के दर्शन किए, लता रूपी नायिका के मन में गांठ थी, यानी प्रश्न थे कि पता नहीं बादल आएंगे या नहीं आएंगे, तो बारिश भी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बादल भी आए, बारिश भी हुई, तो सारे भ्रम यानी प्रश्न टूट गए और झरझर बारिश होने लगी। ऐसा लगा मानो लंबे इंतजार के बाद दुल्हा व दुल्हन या नायक या नायिका का मिलन हो गया हो। मन में जो भ्रम थे वो दूर हो गए हों और दोनों की आंखों से प्रेम के खुशी के आंसू बहने लगे। दोनों के बीच की जो दूरी थी, बांध था परंपराओं का कि शादी से पहले न मिलने का, वह बांध टूट गया और दोनों खुश हो गए। काव्य सौंदर्य। भाषा सरल व स्पष्ट है। मानवीकरण और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रकृति व सृष्टि का मार्मिक चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस का प्रयोग है। लक्षणा व व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। आपको कविता समझ आई होगी और प्यारे बच्चों, आप आशा है इसे ध्यान से पढ़ेंगे।